हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 18 एंड 19 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज। हाउ क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग इंडियन मानसून। तो क्लाइमेट चेंज इंडिया के मानसून किस तरह अल्टर कर रहा है, तो गाइस ये जो न्यूज़ हमारी जियोग्राफी में कवर होगी। अभी क्या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फ्लड्स एंड ड्रॉट्स के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई या बहुत ज़्यादा ड्राउट आ गई, तो उसमें ये बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडियन मानसून बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है। क्या क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है मानसून में, जरा हम देखते हैं। सबसे पहले मानसून की जो फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ड्राई पीरियड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या फिर हैवी रेंस होती है तो वो बहुत कम देर के लिए होती है, लेकिन सारा का सारा मतलब जाम कर देती है कहीं भी। ठीक है, इसके अलावा मानसून सिस्टम के ट्रैक में शिफ्ट देखने को मिला है, जैसे लो प्रेशर या डिप्रेशन ट्रैवलिंग साउथ ऑफ देयर पोजीशन। देखो भाई, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि मानसून काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो मानसून को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें से यही एक चीज़ होती है कि किस तरह से कहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, क्या डिप्रेशन बन रहा है, तो ये सब चीज़ें इफेक्ट करी हैं। इन शिफ्ट की वजह से जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या कुछ महाराष्ट्र कुछ पार्ट्स में एक्सेस रेनफॉल देखने को मिली है, जबकि वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड बिहार यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल भी नहीं आई है। मानसून रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब कि उतनी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन जहाँ आती है तो बहुत ज़्यादा आती है। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे हैं, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं जगह तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ी, जिसकी वजह से वहाँ पे पेस्ट अटैक हो रहे हैं, डिजीज ज़्यादा आ रही है। अब मानसून के सिस्टम में चेंज होने से जिसकी वजह से क्या होगा, खरीफ क्रॉप्स की क्वालिटी को भी इम्पैक्ट होगा, स्पेशली राइस की। इसके अलावा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं एंटायर साउथ एशिया में, जैसे फ्लैश फ्लड्स हो गया इंडिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ड्राउट इन चाइना। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम इनोग्रेट्स 4 पीवीटीजी स्किलिंग सेंटर अंडर द पीएम कौशल विकास योजना। अभी क्या जो देखो पीवीटीजी के होता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ये वो स्पेशली आइडेंटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अभी इन्होंने बोला है कि वो पीवीटीजीज जिनके पास कोई वो डिसेबल्ड है या फिर बेस्ड ऑन एनी वन और मोर डिसेबिलिटीज फेस बाय द ट्राइबल ग्रुप। अब जैसे वो ट्राइबल ग्रुप जो इस तरह की डिसेबिलिटीज फेस कर रहा है, जैसे या तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब उसके पास एग्रीकल्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, या उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है और उनमें लिटरेसी नहीं है। ठीक है, तो ये जो पीवीटीजी से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था डेबार कमीशन ने 1973 में, और अभी इस तरह के 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे चेंचू, बिरबोर, असर, असुर, जरावा, ओंगे हो गया। अब ये क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या, ये 2015 में लॉन्च की थी। फ्लैगशिप स्कीम है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है। स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम का मतलब क्या होगा, अगर आप स्किल प्रोवाइड करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें हम यूथ को इंकरेज करते हैं कि आप इंडस्ट्री रेलेवेंट जो भी स्किल्स आपके अंदर बताई जाती है, सो दैट आप आगे जाके अच्छी एम्प्लॉयमेंट कर सको, पूरा बेटर लाइवलीहुड। इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं कि इंडिविजुअल्स को एंड में सर्टिफाई करते हैं कि हाँ इन बच्चे के पास ये स्किल्स हैं अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अब आप देख सकते हो कि कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग 60 लाख यूथ को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स देते हैं। इसके अलावा इनको प्रायर लर्निंग एक सर्टिफिकेट देते हैं। कौशल एंड रोजगार मेला ये होता है, प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, कॉन्टिन्यूस इनके स्किल्स को मॉनिटर करते हैं और स्टैंडर्ड ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने अभी 72 यूनिट्स को इनॉग्रेट किया अंडर द प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, सो दैट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको एस्टेब्लिश करते हैं इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। इसको लॉन्च की थी 2018-8-9 में, जिसके अंदर हमने क्या किया था, 2 स्कीम्स को मर्ज की थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंस मीट टू डिस्कस द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म। तो अभी क्या है, तो डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है वो अपना काम उसका जो फंक्शनिंग थी वो इम्पैक्ट हो रही है कब से, दिसंबर 2019 में, जब यूएसए ने क्या किया था, अपीलेट बॉडी के साथ अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर दी। ठीक है, कंसर्न्स रेज हो रही हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो रही है, जो अपीलेट बॉडी की जो जुडिशियल ऑथोरिटीज है उनके इश्यूज आ रहे हैं कि उनकी जो प्रोसेस है वो लिटिगेस है, प्रोलॉन्ग्ड, एक्सपेंसिव, कंटेंटिन्यूस है। ठीक है, ठीक है, कंटेंटिन्यूस मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट मांगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, मतलब कि जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा बर्डन वाली है। 2 वेज हैं जिस तरह से आप कोई भी डिस्प्यूट सेटल कर सकते हो अगर एक बार आपने डब्ल्यूटीओ में वो कंप्लेंट फाइल कर दिया। सबसे पहले होते हैं पार्टीज, अगर किसी की 2 बंदों में प्रॉब्लम है तो म्यूचुअली एक एग्री सोल्यूशन पे पहुंच जाए, पर्टिकुलर ड्यूरिंग द फेज ऑफ बायलैटरल कंसल्टेशन। ठीक है, मतलब ए और बी में लड़ाई है तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, दोनों आपस में बात करेंगे और एक सोल्यूशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, एडजुडिकेशन के थ्रू क्या होता है, इसके अंदर एक पैनल के द्वारा रूल किया जाता है और अगर वो नहीं सेटिस्फाई हुई तो वो रूलिंग अपीलेट बॉडी पे जाती है। ठीक है, अपील कर सकते हो, मतलब अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हो। ओके, जो अपीलेट बॉडी है वो डब्ल्यूटीओ की अपेक्स बॉडी है जो डिस्प्यूट को सेटल करती है। इसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं और जिसको अपॉइंटमेंट किया जाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के द्वारा, और इसका टर्म जो होता है 4 साल का होता है। इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है इसके अंदर
WTO मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 3 मेन स्टेज होते हैं WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का। सबसे पहला स्टेज होता है पार्टीज में कंसल्टेशन की जाती है। दूसरा क्या होता है, पैनल के द्वारा उनको मतलब कि डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने की जाती है। तब भी ना हुआ तो अपीलेट बॉडी के द्वारा फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड चेंजेस टू हेसन मैक्सिमाइज रिकवरी। ठीक है, अभी क्या सो दैट हम क्या कर सकें, जो भी जितने भी केसेस हैं उनको हम टाइमली मैनर में रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड है क्या, यह कोड है क्या, कभी अगर आपने किसी ने दिवाला निकाल दिया, किसी ने किसी का लोन वापस नहीं दिया तो सामने वाला बंदा तो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो जिस वजह से वो नहीं किया। ठीक है, तो ये जो कोड के थ्रू हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से बंदे से पैसा निकालते हैं। सपोज अगर आपने 10 करोड़ पे लिया और आप बोलते कि मेरे पास तो रहे ही नहीं है पैसे, मैं कहाँ से 10 करोड़ पे वापस कर दूँ, और साथ में समझ लो 2 करोड़ इंटरेस्ट भी हो गया, तो अपना 10 करोड़ वापस कर पाए ना 2 करोड़ वापस पड़े। लेकिन क्या करेगी, जब IBC कोड आप पे लग जाएगा तो IBC कोड लग के क्या आएगा, अगर आपकी कोई ज़मीन है तो वो आपसे ले लिया जाएगा, अगर आपका घर है वो ले लिया जाएगा। तो वो क्या करता है, आपकी जो भी चीज़ है उसको लेता है सो दैट वो अपना मैक्सिमम रिकवर कर सके। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ को रिकवर कर सके, 10 करोड़ में से कम 8 करोड़ कर सके, जितना भी वो ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अभी क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने IBC को अमेंड किया। क्यों किया, सो क्या कर सके, क्रेडिटर्स को अलाउ कर सके वो जितनी भी चीज़ें हैं एसेट्स हैं उनको सेपरेटली सेल कर सके, अगर कहीं पे भी कोई नो रिजोल्यूशन प्लान अभी तक कहीं पे भी अगर रिसीव ना हो, मतलब कि अगर आपके पास लग गया लेकिन अभी तक कोई रिजोल्व प्लान नहीं है तो उन पे क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर आपके एसेट्स को सेपरेटली बेच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पे स्ट्रक्चर को अनाउंस किया फॉर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो अपॉइंट किया जाएंगे जो रिजोल्यूशन प्रोसेस को कैरी करेंगे। ठीक है, जो रिजोल्यूशन प्रोसेस होते हैं इनका एक सक्सेस फीस होती है जो लेते हैं। ठीक है, IBC है कि इसको इंट्रोड्यूस किया 2016 में, सो दैट जो भी बैड लोन प्रॉब्लम है उसको टैकल कर सके, और एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को रिजॉल्व करता है। इसके अंदर काफ़ी लॉज हैं जिसको कंबाइन किया गया है, जिसके अंदर किस तरह से आप कॉर्पोरेट पर्सनस, पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स, इन सब के जो भी केसेस हैं उनको हमने मतलब रिलेट किया हुआ है। ठीक है, अब टाइम बाउंड मैनर में हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्यों करते हैं, सो दैट हम एक तो किसी बंदे के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके। IBB है क्या, ये वन ऑफ द 4 पिलर्स है जो एस्टेब्लिश अंडर द IBC फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, ऑफकोर्स बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन को टाइमली क्या कर सकती है, रिड्यूस कर देती है, कॉस्ट बचाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाता है, और जो भी डॉक्टर है जिन्होंने पैसा ले रखा है, खा रखा है, उनका बिहेवियर चेंज कम करती है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस अभी की रिकवरी रेट अभी भी बहुत कम है। ठीक है, और डिले होते रहती हैं, सब जो एजुकेशनल प्रोसेस डिले हो रही हैं। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर जो इंसॉल्वेंसी के मामले वो भी कमी है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। बैड लोन सोल्यूशन है क्या, सबसे पहले इसके अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को रेगुलेट करता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ होती हैं, जिसकी एडजुडिकेशन अथॉरिटी है वो NCLT और DRT है। ठीक है, नेशनल क्रिमिनल लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो IP की एजेंसी के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, मतलब किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो लॉजिस्टिक क्या होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसका एम क्या है कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज को मूवमेंट कर सकें अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो बढ़ रही है उसको कट कर सकें। ठीक है, हमारा एम है कि जो भी 30 to 50% कॉस्ट है, चाहे एक्सटर्नल ट्रेड करते हो, इंटरनल ट्रेड करते हो, ठीक है, उसको हम कम करके सिंगल डिजिट मतलब 7% लाइए, 9% तक ले आए। ठीक है, एक मिनट फाइन। इसके अलावा हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है इंटू टॉप 25 इंटू वर्ल्ड बैंक ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। मतलब कि अभी हमारा जो रैंक है वो 44 है। ठीक है, अब 2030 तक हमारा एम है कि हम 25% रैंक लें। 4 मेजर फीचर, सबसे पहले हम डिजिटल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं उनको हम एक सिस्टम में लेके आएंगे, इंक्लूडिंग रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कस्टमर एनिमेशन। इसके अलावा एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा जो सभी डिजिटल सर्विसेज को क्या करेगा, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएगा। ईज ऑफ लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करेंगे, वो क्या होगा, हम एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाएंगे जिस पर आप रजिस्टर कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, इश्यूज़ को रिजोल्व कर सकते हो। एक सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप होगा जो क्या करेगा, आपको एडवाइस होगा कि अगर कोई लॉज बदल रहे हैं या प्रोसेसेस बदल दिए तो उनके ऊपर आपको एडवाइस देगा। ठीक है, कि आप अपनी चीज़ों को कैसे बदल सको। इसके अलावा पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, जिसके अंदर कुछ एक्शन एरियाज इंक्लूड हैं। इसके अलावा क्या होगा, जो मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन होगा वो सेंट्रल लेवल पे भी किया जाएगा, स्टेट लेवल पे भी किया जाएगा। बेनिफिट्स कैसे, हम सबसे फास्ट लॉजिस्टिक कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बेटर वे में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और इंडिया के जो गुड्स हैं उसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ा सकते हैं, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहला है
कॉन्फ्रेंस ऑन इन्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। अभी क्या कजाकिस्तान ने हमारे प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया है इस समिट के लिए, जो कि हर 4 साल में एक बार होती है। CIC एक मल्टीनेशनल फोरम है जो कि 1999 में फाउंड हुई थी, जिसका काम है कॉपरेशन एनहेंस करना, जिसके अंदर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं एशिया में। CIC का कोई मेंबर है तो उसका मतलब उस स्टेट को एटलीस्ट, अगर आपको CIC का मेंबर बनना है तो उसका मतलब कब बनोगे, अगर आप एशिया में ही रह रहे हो, ठीक है। प्रेजेंटली 27 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये गए हैं जिसको 5 डोमेन में हमने बांटा हुआ है: इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, ह्यूमन, न्यू चैलेंजेस एंड थ्रेट्स क्या है, मिलिट्री, पॉलिटिकल डायमेंशन। नेक्स्ट है इंडिया सिंगापुर मिनिस्टर राउंड टेबल। अभी क्या जो ये इंडिया सिंगापुर मिनिस्टर राउंड टेबल है, न्यू इनिशिएटिव है इंडिया और सिंगापुर के द्वारा लिए स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ानी है और नए एरिया जहाँ का कोऑपरेट कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। एक लीडर लीड फोरम है जिसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या आ रही है, जैसे पोस्ट कोविड के बाद किस तरह से रिकवर किया है, या सप्लाई चेन में जो डिस्टर्ब आई है, मतलब कि जो भी हमने कोविड में और कोविड के बाद जो हम देख रहे हैं क्या चैलेंजेस हैं उनको हमने पूरा करना है। इसको हेड किया जाता है बाय द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड ट्रेड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और UN की स्पेशल एजेंसी है, जिसका काम है पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट करना रूरल एरियाज में, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज का। इसका काम है कि रूरल लोगों को एम्पावर कर सके, अपनी फूड सिक्योरिटी अच्छी कर सके, न्यूट्रिशन इंप्रूव कर सके और अपनी इनकम बढ़ा सके। ये काम करती है इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये स्मॉल होल्डर फार्मर्स पे काम करती हैं। इसके अलावा टोटल जो इंडिया ने जो लैंडिंग ले रखी है, इससे इंडिया ने जो उधार ले रखा है इस फॉर्म से, वो नियर अबाउट 1.2 बिलियन डॉलर। फाइन। नेक्स्ट है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया जो जुवेनाइल जस्टिस मॉडल अमेंडमेंट रूल 2022 है, उसके अंदर बोले कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दैट अ पर्सन एसोसिएटेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग द फॉरेन फंड टू बी अ पार्ट ऑफ द CWC, ठीक है, मतलब कि अगर कोई पर्सन जो कि CWC का पार्ट है, ठीक है, अगर वो कोई फॉरेन फंड लेता है तो उसको बार कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। फाइन। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, सो दैट जो बच्चे केयर चाहते हैं, उनको हम ये प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनकी हेल्प कर सकें। इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम बच्चों को केयर प्रोवाइड कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। जो बच्चे अब्यूज या एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, किसी बच्चों को छोड़ दे के उनके माँ बाप या अनाथ बच्चों को। इसके अंदर कमेटी के अंदर 6% है, 4 अदर मेंबर्स हैं, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए और एक बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए चाइल्ड मैटर्स को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अभी के UIDAI ने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू सिक्योरिटी लेयर इन AEPC, जिसको लाइवलीहुड ऑफ फिंगरप्रिंट बोलते हैं, सो दैट जो भी फेक फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके यूज़ को प्रिवेंट कर सके। एक बैंक लेड मॉडल है जो अलाउ करते हैं किस तरह से जो ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन हो रही है पॉइंट ऑफ सेल, जैसे आपको पता है माइक्रो ATM बोलते हैं इनको, ठीक है, थ्रू बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक यूजिंग द आधार ऑथेंटिकेशन। इसको प्रोवाइड किया गया बाय द NPCI, दैट इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी कस्टमर इनपुट, मतलब कि अगर आपको इसके थ्रू ट्रांजेक्शन करना है तो आपको कुछ चीज़ें मांगेगा, जैसे पिन मांग लेगा, ठीक है, जैसे बैंक में आधार कार्ड फिंगरप्रिंट, तो आप इसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म। अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने प्रपोज किया कि वो एक सेंट्रलाइज पावर मॉडल को यूज़ करेंगे थ्रू MBED। MBED है कि इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑपरेशन रिफॉर्म है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी बंदा एंटायर कितना एक साल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उसको डिस्पैच करेगा, ठीक है। करंटली इंडिया क्या कहता है, डिसेंट्रलाइज पावर मॉडल को फॉलो कर रहा है अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, तो डिसेंट्रलाइज मॉडल को सेंट्रलाइज मॉडल में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। इसका एम है कि हमें 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी 1 प्राइस फ्रेमवर्क लाना है। अभी देखना अलग अलग स्टेट में क्या कर रहा है, प्राइस अलग अलग होते हैं बिजली के, ठीक है। बेनिफिट्स की वजह से जो पावर परचेज कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पर हम ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं। स्टेट का कंसर्न किया कि उनका कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो जाएगा तो सारा सेंटर के पास पावर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्टेट की ऑटोनॉमी कम हो जाएगी, ठीक है, और वो सभी डिपेंडेंट हो जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट है सोवा वायरस। ये न्यू मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस है जो कि इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। ये क्या करता है, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में आ रहा है, ठीक है, और उन चीज़ों को एनक्रिप्ट कर रहा है। मतलब डिक्रिप्ट क्या होता है कि आपकी चीज़ें सेफ होती हैं, कोड में होती है तो उसको लोग पढ़ नहीं सकता, ठीक है, तो ये एनक्रिप्ट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। सो वो क्या कर सकता है, आपकी ऐप्स में कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है और 200 बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स को मिमिक कर सकता है, मतलब उसको फेक ऐप बना सकता है इन ऑर्डर टू कौन द एंड्रॉइड यूजर। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूरोसेव। ये स्मार्ट वैक्सीन टेस्टिंग मेथड है जो एनिमल्स और ह्यूमंस को सेफ रखता है वाइल मेजरिंग द न्यूरोवायलेंस है कि कैपेसिटी देखता है कि किसी भी बंदे में या किसी भी एनिमल में कितना, मतलब कि है कि वो वायरस पर्टिकुलर उस बंदे को के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। पहले जो सभी वैक्सीन हैं वो ट्रेडिशनल सेफ्टी यूज़ करते हैं टेस्टिंग मेथड, जैसे मंकी बेस्ड न्यूरो वायरस टेस्टिंग यूजिंग
प्राइमेट जिसने 8 से 9 महीने ले लिए, एंड दिस इज द एथिकल क्वेश्चन। इसको पावर किया जा रहा है बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो सेफ यूज स्टेम्स ऑफ वो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। ठीक है, बेनिफिट्स की एक्यूरेसी इसकी अच्छी है, क्विक है, क्रुएलिटी फ्री है, चीप एंड ईजी टू रिपीट है। नेक्स्ट है मर्ज सॉफ्टवेयर। मर्ज एक सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसका काम क्या है, एम्ड एट स्लैशिंग एनर्जी कंजप्शन टू द वे ट्रांजेक्शन वैलिडेटेड ऑन द इथेरियम ऑफ क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन। देखो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जैसे सपोज करो आप कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सपोज करो मैं आपकी बैंक की बात करती हूँ, आपने आज 200 रुपये भेजे एक फ्रेंड को, एक ट्रांजेक्शन ऐड होगी, फिर आपने किसी बंदे से 100 रुपये लिए, फिर एक ट्रांजेक्शन ऐड होगी, तो जितनी ट्रांजेक्शन करोगे वो अलग अलग ब्लॉक में करती रहेगी। ठीक है, मर्ज का मतलब क्या है, जब सारी ट्रांजेक्शन को आप मर्ज करोगे, एक बड़ा ब्लॉक बनाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसमें क्या कर रहा है, ये उन को वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मूव द नेटवर्क फ्रॉम प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम टू प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम विच इज डिजाइन टू बी मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड द फास्टर। अभी जो प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क क्या होते हैं, ये कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया जाता है कि हाँ ये हो गई है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो होते हैं ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है क्योंकि सभी माइनर्स को अलाउ करता है नेटवर्क टू टाइम वैलिडेटेड ट्रांजेक्शन, जबकि जो पॉइंट ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक है उसने क्या करा, अभी रिप्लेस करते हैं माइनर्स को वैलिडेटर के साथ और सिर्फ कुछ स्टेक होल्डर्स को रिवार्ड करता है, रिजल्टिंग इन द लेस एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल प्रदेश। अभी अंडमान निकोबार आइलैंड को इंडिया का फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है और ये सर्टिफिकेशन दिया गया मिनिस्ट्री जल शक्ति के द्वारा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब प्लस का मतलब कि वहाँ पे वाटर को भी मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, क्रॉस कटिंग इन्वेंशन जैसे कन्वर्जेंस, IEC, एक्शन प्लानिंग, ये सब जो भी अंडमान निकोबार आइलैंड में जो भी विलेजेस हैं उनको हर घर जल सर्टिफिकेशन भी रिसीव हो चुका है। राइट, नेक्स्ट है अम्बेडकर सर्किट। अभी क्या स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन क्या करेगी, अम्बेडकर सर्किट को कवर करेगी, उसको अनाउंस किया गया है। अम्बेडकर सर्किट में कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मऊ होएगा जो कि अम्बेडकर का बर्थ प्लेस है, महाराष्ट्र का नागपुर रहेगा जहाँ पे उन्होंने खुद को कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में, दिल्ली रेजिडेंस होगा जहाँ पे वो कुछ लास्ट ईयर्स में रहे थे अपने बढ़ने से पहले, महाराष्ट्र का ददर जहाँ पे उनकी बॉडी को क्रीमेट किया गया था। कुछ थीमेटिक सर्किट्स है जैसे रामायण बुद्धिस्ट सर्किट, इनको भी आइडेंटिफाई किया है, सो जिसको अंदर हम स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर डेवलप किया जाएगा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। वो ये है क्या, जैसे 4 धाम हो गया, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग हो गया, ये सब चीज़ें। तो अगर कोई भी टूरिज्म में निकलता है तो बंदा सोचता है कि चारों के चारों धाम की यात्रा करके मैं अपने घर घूमूँ, ठीक है, तो एक ही बार में वो 4 धाम घूम लेते हैं, सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है, अम्बेडकर सर्किट में क्या है, इन 4 जगहों को कवर किया जाएगा और यहाँ की चीज़ लोगों को बोला जाएगा कि आप इनके दर्शन करो या जो भी है यहाँ पे विजिट करो। ठीक है, उस तरह रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट भी बनाने की बात की जा रही है। राइट, नेक्स्ट है ग्रीन फिन्स हब। ये ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मेंबरशिप प्रोवाइड करता है, किसी इसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर पार्टिसिपेटिंग डाइव एंड स्नॉर्कल ऑपरेटेड टू कंजर्व द मैराइन एनवायरनमेंट। इसको लॉन्च किया गया बाय द UNEP अलॉन्ग विद द UK बेस्ड चैरिटी दी वर्ल्ड फाउंडेशन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 18-19 की तो कंप्लीट हो गई है, बाकी आज ही हम कुछ और भी कवर करेंगे। अब चलते हैं हम 20 अक्टूबर की करंट अफेयर्स मैगजीन पे। तो गाइस ये विजन 20 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। चलिए इसकी भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइज द रूल्स एम्पावर्ड, एक सेकेंड गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइज रूल्स एम्पावरिंग पुलिस टू ऑब्टेन कन्विक्ट फिजिकल सैंपल। ठीक है, अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या क्या एक रूल्स निकाले जिसके अंदर किसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के अंदर, जिसमें पुलिस के पास अब पावर आ गई है कि अगर वो किसी बंदे का कोई सैंपल ले सकता है, लाइक फिजिकल या बायोलॉजिकल सैंपल। ठीक है, फिजिकल जब जिसका ब्लड ले लिया, ठीक है, कन्विक्ट मतलब जिसको बोल चुके कि हाँ ये गिल्टी है, या फिर उस क्राइम के लिए जो एक्यूज, दोनों के सैंपल ले सकता है। ठीक है, हाइवर रूल्स ये नहीं मेंशन कर सकते क्या प्रोसीजर है, मतलब कि अगर आपने सैंपल लेना किस प्रोसीजर के थ्रू ले रहे हो वो अभी नहीं बताया, पता चला आप उसको मार काट के ले रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, एक्ट ने रिप्लेस किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 को। अब इसके अंदर पोटेंशियल है कि वो क्राइम के इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है और फास्ट बना सकता है। ठीक है, पहले क्या किया जाता था, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल नहीं ले जाते थे, क्यों बोलते थे प्राइवेसी की, मतलब कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी इश्यूज आते थे। फाइन, लेकिन अभी इसको अलाउ कर दिया है। इसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मतलब सफिशिएंट लीगल डाटा मिल सकता है और एविडेंस मिल सकता है। हाईलाइट्स क्या है, सबसे पहले जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, वो स्टेट्स को बोलेंगे किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ले सकते हो, फिंगर इंप्रेशन हो गया, फुटप्रिंट हो गया, या और एग्जामिनेशन जो कि सेक्शन 53 में लिखा है, या फिर सेक्शन 53A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा है। इसके अलावा जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके जो मेजरमेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं अगर उनको भी कुछ चार्ज लगा है विद एनी अदर ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है,
कोई भी एक्ट ऑफ अनऑथराइज असेस डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग डाटा विच इज कलेक्टेड अंडर एक्ट उसको पनिशेबल होगा एज पर प्रोविजन ऑफ आईपीसी। ठीक है, मतलब अनऑथराइज चीज़ें आप नहीं कलेक्ट कर सकते। नेक्स्ट है इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड टुवर्ड द सुपर फूड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो ऐसे फूड एग्रीकल्चर के अंदर कवर होगा। 2023 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और ये किसने डिक्लेयर किया? यूएन जनरल असेंबली ने, क्योंकि इंडिया ने प्रपोज किया था सो दैट हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट। क्योंकि अभी इंडिया में क्या कोल्ड ड्रिंक्स के लोग फायदे नहीं खाते, पहले खाते थे लोग जो पुराने लोग होते थे, लेकिन अब नहीं खाते। ठीक है, इसके और इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलेट्स उगते भी हैं। ठीक है, विद द सेम स्पिरिट इंडिया ने लोग काफ़ी इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द ग्लोबल आउटरीच। फॉर एग्जांपल इंडिया ने मिलेट फूड फेस्टिवल को भी ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द रिसेंट समिट। मिलेट्स क्या स्मॉल से ग्लास होती हैं जो एज अ सीरियल क्रॉप या ग्रेन की तरह उगती हैं, फॉर ह्यूमन फूड की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है और एनिमल फूड के लिए भी। ठीक है, इनको सुपर फूड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं, प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन, आयोडीन, ऑक्सीडेंट होते हैं। ये एक्सीलेंट गेन्स होते हैं सो दैट माल न्यूट्रिशन को आप एलिवेट कर सको और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिनेशन को। इंडिया ने इसके अलावा मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को भी लॉन्च किया गया था एंड इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? सबसे पहले इसको उगने के लिए हाई क्वालिटी सॉइल नहीं हो जरूरत है और इजीली ड्राउट को भी विथस्टैंड कर सकता है। इनका ग्रोइंग पीरियड भी बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से फूड डिमांड को बिल्ड कर सकता है। ट्रेडिशनली इट इज़ वेरी एसोसिएटेड विद द कल्टिवेशन प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल। गुड एबिलिटी होती है इसकी, कार्बन को ये सिक्वेस्टर भी करता है, कार्बन कैप्चर भी करता है, क्लाइमेट अडेप्ट भी करता है। राइट, नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं इंडिया का मिलेट मैप कौन कौन से, इंडिया में कौन कौन से मिलेट्स हैं और आप देख सकते हो कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिलेट पाई जाती है। फुटबॉल मिलेट, फिंगर मिलेट, बार्मयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल, कोडो, पर्ल, प्रो, ये सब आप देख सकते हो। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ब्रिंग्स आउट फ्रेमवर्क फॉर द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से आप उसके अंदर डील कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके लिए गाइडलाइन लिखा है एससीबीआई। ये फ्रेमवर्क आया है जब एससीबीआई ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं फॉर एसएससी सो दैट जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनको एडिशनल एवेन्यू प्रोवाइड कर सके सो दैट वो फंड्स रेज कर सके। अभी क्या रूल्स के अंदर जो सोशल एंटरप्राइजेज होती हैं वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। विल बी एंटिटीज नॉन प्रॉफिट, मतलब वो एंटिटीज़ की तरह उनको पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और जो प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी सोशल इंटेंशन एंड इम्पैक्ट एज ए प्रोफाइल। ठीक है, मतलब वो एंटिटीज़ जो समाज के लिए काम कर रही है। ठीक है, इसके अंदर 16 ब्रॉड एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाए जैसे हंगर, पॉवर्टी को रेडिकेट करना, मानिटेशन को, और एलजीबीटी के लिए जो काम करता है उनको भी एंटिटीज़ को ऐड किया गया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज नोवल कंसेप्ट है और ये आइडिया सबसे पहले लिया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जब उन्होंने बजट स्पीच की 2019-20 में। इसका हमें कि प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स को हमें सर्व करना बाय चैनलिंग ग्रेटर कैपिटल टू दैम। इस फ्रेमवर्क का जो की हाईलाइट किया है कि जो भी एनपीओज हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा एज चैरिटेबल एंटिटीज़ और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो 12 मंथ्स के लिए एलिजिबल होगा। जो एज होगी एनपीओ की वो मिनिमम 3 साल होगी। इसका जो सोशल एंटिटीज़ होंगी वो फंड्स रेज कर सकती हैं इसके थ्रू और उनको पहले अपनी एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद इन द 90 डेज। ठीक है, एनपीओ जो भी फंड रेज करेंगी सो द इशू ऑफ जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मस्ट, उनको भी अपने विजन, टारगेट वगैरह ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होता है, ये कुछ रेगुलर डेप्ट सिक्योरिटी जैसे कुछ बॉन्ड है उसको इशू करती हैं, उस एंटिटी को एक इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट करनी पड़ती है जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने 100 रुपये का बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है, आपने 100 रुपये का खरीद लिया मुझसे, तो जब आप मुझे वापस दोगे तो उसका विद इंटरेस्ट के साथ दोगे। ठीक है, दोनों की जो नेचर है वो लोन नहीं है लेकिन एक डोनेशन की तरह होती है। सो जो बोरिंग एंटिटी होती है उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में है कि आपको इंटरेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, आप 100 रुपये लेके मुझे वापस 100 रुपये दे देना और इसको आप प्रिंसिपल एंड इट डज नॉट हैव टू पे द प्रिंसिपल आइदर। ठीक है, तो ये डोनेशन हो गया। डोनेशन का मतलब कि अगर आपने किसको 100 रुपये डोनेट कर दिया तो आपको 100 रुपये भी नहीं देना, मतलब ना तो प्रिंसिपल अमाउंट देना है और ना आपको इंटरेस्ट पेमेंट देना है। राइट, नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग 18 नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू बैड बैंक बाय अक्टूबर एंड अटाल ऑर्डर बैंकर्स। तो बैंकर्स में ये बोलना है अभी ये बैंकर्स आर वेरी एम्प्रीहेंसिव दैट बैड बैंक और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मे नॉट अचीव इट्स टारगेट ऑफ बाइंग 18 एंड ऑन टाइम। मगर जो बैंकर्स है वो खुश नहीं है बिकॉज उन्होंने बोला था कि वो अक्टूबर तक 18 नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीद लेगा, लेकिन अभी तक वो उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, 2021-22 में अनाउंस किया गया था कि जो बैड बैंक और जो एनएआरसीएल है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो ये करता है रिस्की एसेट्स को अलग कर देता है बैंक के। ठीक है, एनएआरसीएल क्या करता है, एसेट्स को खरीदता है बाय मेकिंग एन ऑफर टू द लीड बैंक। एनएआरसीएल क्या करता है, लार्ज वैल्यू के जो एनपी अकाउंट होते हैं, मतलब कि वो अकाउंट जिनको 500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे हैं जो मतलब वो बन चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग बन चुके हैं, वो खरीदता है। ठीक है, अब एनएआरसीएल क्या होता है स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं बैड बैंक का।
NAS क्या करता है, जो भी NPA बैड लोगों के अकाउंट्स हैं उनको खरीदता है। मेजोरिटी कौन से कहाँ से खरीदता है, मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक से खरीदता है, ठीक है। और इसका स्पॉन्सर है कैनरा बैंक। इसका जो इंडियन डेप्ट रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये इसका काम है मैनेजमेंट और वैल्यूटेशन का करना, और ये हैंडल करता है डेप्ट रेजोल्यूशन को। इसका जो मेन काम है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक को देखता है। बेनिफिट्स के बैड बैंक का सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड मैट्रिक्स कोड को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। ट्विन बैलेंस शीट के प्रॉब्लम्स को हटाता है, मतलब कि बैंक के पास यार वो अगर वो घाटे में चला गया तो उसको पैसे दे देगा वो, तो उससे आपको पता है क्या होगा ना, उसकी बैलेंस शीट सही हो जाएगी, ठीक है। अगर तो ट्विन बैलेंस शीट क्या होती है, वो सिचुएशन जब बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है और इसके अलावा वो रीपे भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बैंक का काम होगा, ये फोकस करते हैं नॉर्मल बैंकिंग में फंक्शन को फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है, बेटर वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ द NPA। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रेफर्स टू द 5 जज बेंच ऑन मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस विद द डेथ पेनल्टी। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो प्ली ली है to constitutional bench to frame guidelines for courts to examine the mitigating factors for convicts in the death penalty cases। मतलब कि कोई कई केसेस होते हैं जहाँ किसी बंदी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे किस तरह से कोर्ट गाइडलाइंस फ्रेम करेगी सो दैट जिन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई किसी बंदे की डेथ हुई है तो उस पर 10-12 लोगों पे, कितने लोगों पे हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं तो कन्विक्ट होते हैं, उन लोगों को क्या क्या है हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है वो 5 जज बेंच को दिया है ऑन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इन डेथ पेनल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है जैसे सोशल मिलियो, एज, एजुकेशन लेवल, वेदर कन्विक्ट हैड फेस ट्रॉमा अर्लियर इन लाइफ, फैमिली सर्कमस्टांसेस, मतलब कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से डेथ होती है, ये सब सजेस्ट किया कि ये रेलेवेंट फैक्टर है एट टाइम ऑफ कंसीडरिंग वेदर द डेथ पेनल्टी आउट टू बी इम्पोज्ड अपॉन एक्यूज्ड, ठीक है। इसका एम है कि हम एक यूनिफॉर्म अप्रोच लेके चलें, ठीक है, कि किसी बंदे को ऑन क्वेश्चन ऑफ ग्रांटिंग रियल एंड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू कन्विक्ट टू पुट फोर्थ मिटिगेटिंग फैक्टर इन द डेथ पेनल्टी केस when the rarest of rare doctrine to award capital punishment was given in बच्चन, मतलब कि आपको पता है ना कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि फांसी की सजा हमारे इंडिया में बहुत ही कम दी जाती है, ठीक है। तो रेयरेस्ट रेयर डॉक्ट्राइन है जिसके अंदर हमने बच्चन सिंह जजमेंट आई थी, तो कोर्ट ने बोला था कि इन द सब्सिक्वेंट बच्चे सिंह जजमेंट में ये बोला था कि अमंग द मैनी रूल्स वर मिटिगेटिंग एंड एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, मिटिगेट मतलब कम करना, ये कम, ठीक है, कंप्राइज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्यूज। तो इस बंदे ने ए ने बी की डेथ मतलब कि मारा है, तो ए को हम फांसी नहीं देंगे लेकिन हम उसको रिहेबिलिट करेंगे, उसको रिफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे, ठीक है, और उसकी हिस्ट्री उसको देखेंगे। ये फैक्ट्स दैट अपीयर टू मिटिगेट द पेनल्टी ऑफ एन ऑफेंस। एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस के होते हैं मैंने होता है किस तरह से क्राइम को कमिट किया गया है, क्या मोटिव था, पहले हम देखेंगे बंदे ने क्या क्या मोटिव था, क्या क्राइम की सिवियरिटी थी, विक्टिम क्या था, ठीक है। इसमें सेंटेंस के केसेस इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राइट्स टू लॉ मिनिस्ट्री टू कैप कैश डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अभी क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लॉ मिनिस्ट्री को बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन आता है कैश में उसको कैप लगाना चाहिए। प्रोपोजल्स को इसलिए एम किया गया सो दैट हम डोनेशंस में रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकें एंड ऑल्सो द एक्सपेंडिचर इनकर बाय कैंडिडेट, क्योंकि इसके पास ज़्यादा डोनेशन आएगी तो वो ज़्यादा खर्च करेगा। प्रोपोजल के तरह डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए। हमें क्या ये बताना है कि जो पॉलिटिकल डोनेशन है जो फ्रॉम ₹22,000 to 2,000 टू क्लीन इलेक्शन फंडिंग ऑफ द ब्लैक मनी, ठीक है, इसको डन क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहिए। सबसे पहले हमें जो पॉलिटिकल डोनेशन है तो 20,000 अलाउड है उसको कम करके 2,000 करनी चाहिए, ठीक है। कैश डोनेशन को रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए एट 20% मैक्सिमम या 20 करोड़ करनी चाहिए आउट ऑफ टोटल फंड। एंश्योर करना चाहिए कि जो फॉरेन डोनेशन है वो पॉलिटिकल पार्टी तक ना पहुँचे, ठीक है, इन वायलेशन ऑफ द FCRA। एट प्रेजेंट कोई मैकेनिज्म नहीं है जो फॉरेन डोनेशन को अलग करता है इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एक्सपेंडिचर, ये डोनेशन में आ गया, अब पॉलिटिकल पार्टी खर्च भी रही है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। डिजिटल ट्रांजेक्शन हुई है और जो अकाउंट से चेक ट्रांसफर हुई है उनको मैंडेटरी होना चाहिए कि दिखाएं, ठीक है। लीगल बैकिंग होनी चाहिए फॉर इंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग कैंडिडेट टू मेंटेन, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट लगाना ही होता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए डोनेशन के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, उसको लीगलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी कुछ छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहले आर्टिकल 145 क्लोज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने बोला है कि जो लार्जर बेंच का जो मेजोरिटी व्यू है वो हमेशा प्रीवेल कर जाता है। लेकिन अगर 9 लोगों का बेंच हुआ है तो अगर किसी ने 6 और 3 मिल गया तो हम 6 बंदों की चीज़ को हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने बोला है कि जो मेजोरिटी व्यू होता है लार्जर बेंच को वो हमेशा ही जीता जाता है ओवर अ बेंच ऑफ द लेसेस्ट एंड even if later saw a greater number of judges agreeing with the each other, ठीक है। आर्टिकल 145 क्लोज 4 में देखा गया है कि जो मेजोरिटी ऑफ जजेस हैं, ठीक है, एट हियरिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ जजमेंट,
ठीक है, उसी के जजमेंट में माना जाता है। आर्टिकल 145 क्लोज 4 ये बोलते हैं कि कोई भी जजमेंट डिलीवर नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विदाउट कंसेंस वो मेजोरिटी में, जब तक मेजोरिटी ना तब तक वो जजमेंट नहीं होती, ठीक है। बट नथिंग इन दिस क्लोज शैल प्रिवेंट अ जज फ्रॉम डिलीवरिंग अ डिसेंटिंग जजमेंट। नेक्स्ट है 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कमेटी है उसने क्या किया, चाइना ने यूएस को ब्लॉक किया है और इंडिया को भी टू डेजिग्नेट लेट टेररिस्ट साजिद मिलर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, ठीक है। मतलब कि साजिद मिर को ग्लोबल टेररिस्ट बोलने की बात की जाएगी, लेकिन इसमें चाइना ने यूएस और इंडिया के बोलने को मना कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, दिस वुड है, क्योंकि अगर उसको ग्लोबल टेररिस्ट कंसीडर किया जाता तो उसके सब चीज़ों को फ्रीज कर दिया जाता, मतलब कि उसके कैश या जो उसके पास है ट्रैवल्स का बैन किया जाता, या फिर उसको आर्म्स जो भी उसके पास हथियार है वो सब किया जाते, ठीक है। लेकिन अभी उसको ग्लोबल टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया। इस कमेटी को फॉर्म किया था 1999 में अंडर द यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 567, सो दैट हम क्या कर सके, कुछ फ्रीज एसेट फ्रीज कर सके तालिबान पे। अभी डील करते हैं इस्लामिक स्टेट के साथ इराक में। अलकायदा भी एसोसिएटेड है, अलकायदा एंड एसोसिएटेड इंडिविजुअल ग्रुप एंड अंडरटेकिंग एंड एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। रिसेंटली जो मिनिस्टर मीटिंग इंडिया सऊदी अरब की उसको हेल्ड किया गया। ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है ये 2019 में स्टार्ट की गई थी जब इंडिया के प्रधानमंत्री ने विजिट किया था सऊदी अरब किंगडम में। इसके 2 मेन पिलर्स हैं, तो है पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल कल्चर कमेटी और दूसरा है कमेटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है वर्ल्ड बैंक के प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म को, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टू स्केल अप इट्स लैंडिंग टू इंडिया, ठीक है। मतलब कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्ल्ड बैंक का जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म है उनको बोला है कि इंडिया को थोड़ा लैंडिंग दी जाए, ठीक है। आईएफसी क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करते हैं सो दैट हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकें। इसके अलावा आईएफसी की और आर्म्स भी हैं, जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, मतलब कि डिफरेंट इसके अंदर भी डिपार्टमेंट्स हैं। एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी हो गया, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हो गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हो गया, या फिर वाशिंगटन कन्वेंशन हो गया। इंडिया मेंबर है सबका एक्सेप्ट आईसीएसआई, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी इसको बोल्ड किया गया। नेक्स्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है सो दैट हम बेनिफिशियरी ओनर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो एक होता है एफडीआई होता है, एक होता है एफपीआई होता है, ठीक है। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, मतलब कि फॉरेन का बंदा किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है जब इंडिया की ट्रेड मार्केट में बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट जो पर्सन के द्वारा किया जा रहा है इन इंडिया की इक्विटी मार्केट में, ठीक है। एक सेकेंड, वेयर सच इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी और लेस देन 10% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी। ये बता रहा है एफपीआई क्या है, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से पूछा है जिनके पास डिपॉजिट 10,000 करोड़ से ऊपर है कि उनको एक चीफ कंप्लायंस को अपॉइंट करना है 1 अप्रैल 2023 तक, सो दैट वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सके। यूसीबी थैंक इनको रजिस्टर किया जाता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द प्रोविजन ऑफ किस के अंडर प्रोविजन, या तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर किया जाता है या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर, ठीक है। इनको रेगुलेट किया जाता है डुअल बाय आरबीआई एज वेल एज रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिग्निफिकेंस के सेल्फ हेल्प फाइनेंशियल इंक्लूजन अट्रैक्टिव इंटरेस्टेड। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज रेडियो। सबसे पहले क्या हुआ, अभी जो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी है जो कि इंस्टीट्यूट अंडर द आरबीआई, उन्होंने एक न्यू लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क को डेवलप किया है टू टेक बैंकिंग ऑन रिमोट एरियाज में, ठीक है। अभी लॉन्ग रेंज रेडियो है कि एक टेक्नोलॉजी जो वायरलेस टेक्निक यूज़ करते हैं इन द फिजिकल लेयर, जिसकी वजह से लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन होता है। ये टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड रेडियो यूज़ करते हैं जो कि यूजली प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये बैंक क्या करते हैं, अपने आप प्राइवेट नेटवर्क को डेडिकेट कर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ थर्ड पार्टी, ठीक है। जो कॉस्ट है इस नेटवर्क की वो 20% चीपर है और ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल क्लीन एक्शन फोरम। अभी के जो यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इसमें पार्ट ले रहे हैं, कहाँ पे पिट्सबर्ग यूएसए में। तो ये पहली तरह की मीटिंग है, 35 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये ज्वाइंट कन्वेनिंग है, मतलब कि ये जो इनिशिएटिव है जो फोरम है वो 13th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 7th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल, मतलब इन दोनों के इकट्ठे ये इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसको होस्ट किया जा रहा है बाय यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड कार्निगन मेलन यूनिवर्सिटी। एक तरह का हाई लेवल ग्लोबल फोरम है, एक तरह का कॉन्फ्रेंस है जो इस तरह के पॉजिटिव प्रोग्राम को प्रमोट करेगा जो कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से काम में होगा, ठीक है। एमआई ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके अंदर 22 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोपियन कमीशन। ये काम करते रिसर्च डेवलपमेंट में
और बताइए किस तरह से हम क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल बना सकें, अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल बना सकें। नेक्स्ट है रेड सेंटरवुड। अभी का जो पीस टर्म है जिसको रेड सेंटरवुड भी बोलते हैं, ये नेटिव और एंडेमिक है इंडिया में, धूप बनती है इससे, ठीक है, अगरबत्ती वगैरह भी बनते हैं और ये साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। स्मॉल ट्री होता है जो 5 to 8 मीटर की हाइट में होता है, उसका डार्क ग्रेइश ब्लैक होता है। ईस्ट एशियन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, इसको यूज़ किया जाता है वो कार्बन फर्नीचर, पोर्ट एंड हाउस पोस्ट। ये वेवी ग्रेन वेरिएंट है, इट इज़ हाईली वैल्यूड इन जापान फॉर इट्स एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस टिम्बर को एक्सप्लोर किया जाता है सो दैट इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंटोलिन, जो कि रेड पिगमेंट होता है, यूज़ किया जाता है एज अ डाई, कलरेंट इन फूड, मेडिसिन तक, कॉस्मेटिक्स। फाइन, इट कुड बी द लास्ट इज नो। कर्नाटका गवर्नमेंट लाइकली टू फॉलो छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ द चाइल्ड केयर। अब ये प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की कुछ टीम थी कर्नाटका डॉक्टर्स एंड यूनिसेफ की, उन्होंने एक्शन प्लान बनाया जिसके अंदर छत्तीसगढ़ की जो इनोवेटिव स्कीम है उसको यूज़ किया जाएगा फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी सेंटर्स के इनिशिएटिव थे कुछ। सबसे पहले बोला था कि बारी फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर जो वेजिटेबल्स ग्रोन किए जाते थे उनको कंज्यूम किया जाएगा सबसे पहले AWC से, आंगनबाड़ी सेंटर से पहले। बारी प्रोजेक्ट क्या कहता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। मिल्क जो भी ऑब्टेन होता है गौठान से उसको प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं फॉर द इमोशनल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट द AWC। लास्ट है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द UGC। क्या काम करती है, जो भी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको सर्टिफाई करती है, उनको क्रेडिट करती है, रेटिंग देती है A++ से C तक देती है। अगर इस इंस्टीट्यूशन को D देती है इसका मतलब वो अब तक एक्रेडिटेड नहीं है। नाज फॉलो करते हैं इनपुट बेस्ड एक्रीडिटेशन स्कीम, मतलब कि जो भी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो एटलीस्ट 6 साल पुराने हैं, ठीक है, और एटलीस्ट 2 बैचेस ऑलरेडी उसमें ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन इस क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिटेशन 5 साल तक वैलिड होता है, राइट। तो गाइज यहाँ पे हमने 20 सितंबर को भी डेली करंट अफेयर्स कर लिए हैं, बाकी आज हम एक लास्ट और कर लेते हैं 21 सितंबर की। फाइन, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 21 सितंबर की। फर्स्ट है यूनेस्को लॉन्चेस द स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। लेट मी सी गाइस एक बार, यस, हाँ। तो अभी ये रिपोर्ट है जो कि 4th एडिशन है और एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है यूनेस्को का, जिसका काम है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में ऐड करके और रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं ह्यूमन सेंटर, ठीक है। इस रिपोर्ट की हाईलाइट किया जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट है इंडिया में वो 2025 तक $7.8 बिलियन की बन जाएगी और ये 20.2% रेट से बढ़ रही है। जो AI लिटरेसी वो हाईली रेलिवेंट है इंडिया में और इंडिया के पास हाईएस्ट रिलेटिव AI स्किल पेनिट्रेशन रेट भी है। रिपोर्ट फोकस करती है कि किस तरह से हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम बना सकते हैं और आपका जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी फ्लोज हैं, ठीक है, दैट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। मतलब हम क्या सोचते हैं कि एक एजुकेशन हर बंदे पे फिट होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बंदा डिफरेंट होता है, किसी का इंटरेस्ट कुछ होता है, किसी का इंटरेस्ट कुछ होता है। तो ये जो अप्रोच है हम उसको थोड़ा पीछे हटें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ITS क्या करता है, दैट इज इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम। इसका काम क्या करना है कि वो ट्रैक करेगा लर्निंग आउटकम्स को और बच्चों की कॉम्पिटेंसीज को असेस करेगा इन रियल टाइम, ठीक है। मतलब कौन सा बच्चा कितना लायक है, कैसा है, उसके हिसाब से हम बच्चों को वो कोर्स देंगे, ठीक है। अब रिकमेंड चैलेंजेस क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने में। सबसे पहले अभी तक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पॉलिसीज़ की कमी है, रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शॉर्टेज है ट्रेनिंग डाटा की और इसकी फेक्स बहुत बनती है। इंक्रीजिंग AI बेस्ड फेक्स एंड फोर्जरी एंड AI सपोर्टेड टूल्स बाय विच स्टूडेंट्स कैन चीट, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया के पास ऑलरेडी पोटेंशियल है AI का, इसलिए हम फोकस बहुत ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकें एजुकेशन में अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सो दैट हम AI की जो भी क्वालिटी है या स्किल है उसको प्रमोट कर सकें और इंडस्ट्री 4th रिवोल्यूशन तक की जो डिमांड होती है उसको हम पूरा कर सकें। रिकमेंडेशन ये कि हमें सबसे पहले करना है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने अभी क्या पढ़ा, इसका चैलेंज है सबसे पहले फेक फोर्जरी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये करना है, एथिक्स को कंसीडर करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, इफेक्टिव पब्लिक पे पार्टनरशिप क्रिएट करना है, सभी बच्चों टीचर्स को हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का असेस करना है, अटेम्प्ट टू करेक्ट एल्गोरिथम बायसेस, इंप्रूव करना है पब्लिक ट्रस्ट इन AI और हम प्राइवेट सेक्टर को रिक्वेस्ट करना है कि वो ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व स्टूडेंट्स और एजुकेशन में इन डेवलपिंग द AI प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, a mere 0.1% ऑफ द GDP स्टडी बाय थिंक टैंक।
अब देख सकते हो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, गवर्नमेंट का सिर्फ 0.1% है, ठीक है, जीडीपी का। आप देख सकते हो ECE दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है क्या, जो ऑल इंडिया एवरेज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन से भी पहले सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द फॉर्मेटिव, पहले बच्चे के पहले 6 साल तक की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी सब स्टेजेस होती हैं, एज स्पेसिफिक नीड्स होती हैं। इसके अंदर केयर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, प्ले, अर्ली लर्निंग विद अ प्रोटेक्टिव एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट। 2013 में जो नेशनल ECE पॉलिसी लॉन्च हुई थी, इसका काम यही था कि हमें बच्चों को डेवलप करना फ्रॉम प्री नेटल टू 6 years ऑफ एज। फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसका एम था कि हमें इसको यूनिवर्सलाइज करना 2030 तक इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। NCERT ऑलरेडी काम कर रही है ऑन द नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, सो हम टीचर्स को गाइड कर सकें और ट्रेंड वर्कफोर्स डेवलप कर सकें, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ऑल इंडिया एवरेज पर चाइल्डहुड लोकेशन है वो सिर्फ 8,297 है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 1/4 है डिजायर लेवल, मतलब कि इनको 4 गुना भी करना चाहिए, और नेशन से बहुत कम है। यूके स्पेंड करता है 0.22% और USA 0.33% स्पेंड कर रहा है, फिनलैंड 0.71% कर रहा है, ठीक है। ओनली सब 32% चिल्ड्रन है जो कि 3 से 6 साल तक के बीच में जो कोई ECE सर्विसेज को रिसीव कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट को नियर अबाउट इतना खर्च करने की ज़रूरत है अगर उसको सब बंदों को कवर करना है, ठीक है। और क्या क्या इनिशिएटिव दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग, समग्र शिक्षा अभियान आया तो हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और लर्निंग आउटकम बच्चों के अच्छे हो सके, मतलब इनपुट दे रहे बच्चों के आउटकम नहीं आ रहे वो भी गलत है, तो हमें आउटकम पे हम काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम सो दैट न्यूट्रिशन और अच्छा करा सके और बच्चों को फिजिकली और सोशल डेवलप कर सकें। स्टूडेंट टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये स्कीम भी चल रही है जिसके अंदर हम रिफॉर्म कर रहे हैं ECC की अलॉन्ग विद अदर टारगेट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया सेट्स गोल वर्ल्ड लीडर इन टूरिज्म बाय 2047 एट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द टूरिज्म। अभी क्या धर्मशाला डिक्लेरेशन को डिक्लेयर किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया एट द एंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स हमने सेट किया टूरिज्म सेक्टर में, ठीक है। अब इस डिक्लेरेशन की क्या क्या हाईलाइट्स अगर हम देख सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर का रिकवर हो रहा है प्री पैंडमिक लेवल तक, बाय मतलब मिड 2024 तक हमारा सारा सेक्टर रिकवर हो जाएगा, पर जो भी हमारा लॉस हुआ है 2 साल में कोविड की वजह से टूरिज्म सेक्टर वो सब रिकवर हो जाए कर लेंगे। $250 बिलियन तक का कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है जीडीपी, मतलब टूरिज्म सेक्टर जीडीपी को इतना कंट्रीब्यूट करा 2030 तक। इंडिया वर्ल्ड लीडर बन जाएगा जिसमें हम रेवेन्यू इतना कमा सकते हैं 2047 तक $1 ट्रिलियन तक। फोकस करेंगे सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में, ये नहीं गंद कचरा फैलाएंगे। नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे जैसे वीज़ा रिफॉर्म हो गया, ईज ऑफ ट्रैवल फ्रेंडली इमिग्रेशन फैसिलिटीज। इंडिया का टूरिज्म सेक्टर क्या हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडिया का जो रैंक है वो 10 है अमंग 185 कंट्रीज इन टर्म ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और ये हमारी जीडीपी को 6.8% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, 39 मिलियन जॉब्स क्रिएट करता है, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट सोशल इंक्लूजन सब पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इंडिया की स्ट्रेंथ है, क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल कल्चर जियोग्राफिक डाइवर्सिटी ऑफर करता है, इंक्लूडिंग इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, बायोजियोग्राफिकल जोन, नेशनल पार्क, बीचेज, ये सब है। चैलेंजेस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी हुआ है, सिक्योरिटी कंसर्न भी है, कहीं ना कहीं पैंडेमिक का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 74.9 -% एनुअल ग्रोथ देखने को मिला है इन द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन 2020, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं कुछ ऊपर, एक सेकेंड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर टूरिज्म सेक्टर, ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2021 में आई थी जो वर्ल्ड क्लास विजिटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है एंड मेकिंग इंडिया वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। फाइन। इसके बाद है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल कैंपेन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा आई थी जून 2022। इसके बाद स्कीम चला रखे मुझे, तो प्रसाद स्कीम होगी, स्वदेश दर्शन स्कीम, निधि, ठीक है, ये सब स्कीम इसलिए चला दिया ताकि हम अपने टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथन बना सकें। नेक्स्ट न्यूज़ है, रेफ्यूजीज माइग्रेंट पॉपुलेशन पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एंटी माइग्रेशन रजिस्टर WHO रिपोर्ट, ठीक है। जो भी रेफ्यूजीज़ हैं, ये इस तरह की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है एंटी माइग्रेशन रेजिस्टेंस से। ये 4th रिपोर्ट है किसकी? ग्लोबल एविडेंस रिव्यू ऑन हेल्थ एंड माइग्रेशन की, जिन्होंने एंटीबायोटिक एसेस की इमेज को बताया। देखो एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है? अगर कोई भी बंदा बैक्टीरियल डिजीज से या बैक्टीरियल चीज़ों से सफ़र कर रहा है,
लेकिन अगर उस पर एंटीबायोटिक भी काम करना बंद कर दे तो उसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट की हाईलाइट किया कि मोर देन जो 1.7 मिलियन पीपल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड हर साल मर रहे हैं बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से अकेले। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेथ रेट है वो अफ्रीका और साउथ एशिया में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शंस के रिस्क बहुत ज़्यादा ड्यू टू द हाई वल्नरेबिलिटी टू इंटरनेशनल रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन। एएमआर का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो काम करना बंद कर देता है अगेंस्ट इट। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट काम नहीं करते किसी भी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीम्यूरियल के। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया कि एएमआर टॉप 10 पब्लिक हेल्थ थ्रेट है। ठीक है, रीजंस क्या हैं क्यों इतना एएमआर फैल रहा है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्लीन वाटर सैनिटेशन का नहीं है। ठीक है, वेस्ट बहुत ज़्यादा आता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज और मिसयूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का। फाइन, इंडिया का इनिशिएटिव किया अगेंस्ट एएमआर। सबसे पहले चेन्नई डिक्लेरेशन, बाय मेडिकल सोसाइटी एंड दिल्ली डिक्लेरेशन, बाय मिनिस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस चल रहा है अंडर द 12th 5 ईयर प्लान। ठीक है, एंड अंडर द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है ऑन एएमआर और 2017 से 21 के लिए। फाइन, आप देख सकते हो पॉलिसी कंडीशन में क्या क्या रिकमेंड किया गया है। सबसे पहले गवर्नेंस अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, हर बंदा अच्छे से बातचीत करे बिटवीन द की इंस्टीट्यूशंस। हमें ग्लोबल डाटा कलेक्शन इंप्रूव करना है, कहाँ कौन से एरिया में ज़्यादा चीज़ें हैं तो वहाँ पर हम सिविलियन सिस्टम को स्ट्रेंथन करो, उनको सपोर्ट करो। नेशनल लेवल बैरियर्स ओवरकम करना टू सीकिंग द फॉर्मल केयर। ठीक है, इसके अलावा हमें नेशनल लेवल बैरियर्स ओवरकम करें टू यूटिलाइज द फॉर्मल केयर बाय रिमूविंग सिस्टमेटिक बैरियर्स टू केयर, अफोर्डेबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, ओवरकमिंग नेशनल लेवल बैरियर्स टू रिसीविंग द एडिक्वेट एंड क्वालिटी केयर। ठीक है, केयर प्रोवाइड करो। ठीक है, उनको डायग्नोस्टिक चीज़ें यूज़ करो तो उनका ब्लड टेस्ट करो तो पता ही नहीं चलेगा बंदे को डिजीज़ है। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ है बिग टेक इन फाइनेंशियल सिस्टम पोजेसेस द कंसंट्रेशन रिस्क आरबीआई गवर्नर। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में जो हम बिग टेक्नोलॉजी यूज़ करें उसके कहीं ना कहीं रिस्क आ सकता है, ऐसा आरबीआई गवर्नर ने बोला है। ये पॉइंट आउट किया जा रहा है बाय एनर्मस अमाउंट ऑफ कंज्यूमर डाटा इज बीइंग जनरेटेड एंड लेवरेज्ड अपॉन बाय बिग टेक बाय वर्च्यू ऑफ देयर यूज कस्टमर बेस। ठीक है, जो भी बिग टेक्स हैं जैसे अमेजन हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन डेवलपमेंट की वजह से कंसर्न भी आ रहा है कि उनका रिस्क ज़्यादा होता है, वो ही बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, एज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट विद द फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेंथन इन द ईयर टू कम। ठीक है, अभी एमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमिक में जो बिग टेक फॉर्म्स होगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे लैंडिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, मतलब क्योंकि जो बिग टेक कंपनी है वो सारा काम इसके ज़्यादा करती हैं, फाइनेंशियल काम करती हैं, वो लैंडिंग भी करती हैं, इंश्योरेंस भी करती हैं, ये सब है। तो इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये रिस्क भी लगा सकते हैं। रिस्क क्या एसोसिएट है? सबसे पहले ये सर्विस डिले कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो लार्ज स्केल इश्यूज हैं वो आ सकते हैं। मार्केट डोमिनेट करते हैं जिसकी वजह से इनोवेशन रिप्लेस हो जाएगी। बिग टेक जो प्लेटफॉर्म हो सकते हैं वो क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड कर सकते हैं, थेफ्ट, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। चैलेंजेस आ सकते हैं किस तरह से इनको रेगुलेट करें, सुपरवाइज करें बिग टेक को। ठीक है, नेक्स्ट है इन रिलेटेड न्यूज़ जो एनपीसी आई है उन्होंने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए, रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई लाइट और भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर। इन तीनों को 3 प्रोडक्ट को लॉन्च किया सो दैट ईजी और सेफ पेमेंट ट्रांजेक्शन हो सके। मेजर्स क्या लिए गए सो दैट हम बिग टेक को रेगुलेट कर सकें। शॉर्ट टर्म कैसे कर सकते हैं, मीडियम टर्म में कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, एनहेंस डिस्क्लोजर। ठीक है, बिग टेक कंपनी को बोलें कि अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रांसपेरेंट करो और चीज़ों को डिस्क्लोज करो। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कोड लगा सकते हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को कौन कौन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में करें तो हाइब्रिड कर सकते हैं, फिर दोनों चीज़ों को कुछ जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट टू स्प्रे बायोडिकम्पोजर ऑन फील्ड्स टू कवर स्टबल बर्निंग। ठीक है, स्टबल बर्निंग जो भी आने वाली है, पैडी कटने वाली है, तो बायोडिकम्पोजर कैप्सूल को डेवलप किया गया बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इससे क्या आएगा, जो भी स्टबल आप काट के आप पैडी को रखोगे, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाएगा, इनटू मैन्योर फर्टिलाइजर में हो जाएगा, मतलब मैन्योर खाद में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन द 15 to 20 डेज। ठीक है, इसके अंदर कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कन्वर्ट एकदम से जो क्रॉप का रेसिड्यू है, मतलब चावल काटेंगे उसके रेसिड्यू को कन्वर्ट कर देंगे, या एनिमल वेस्ट, डंग या और भी जो वेस्ट है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर फील्ड्स को क्लियर करते हैं, कैसे करके वो जो बचा जो रेसिड्यू उसको बर्न कर देते हैं। ठीक है,
इससे ये ईजीएस्ट और चीपेस्ट मेथड होता है, वो मेनली कहाँ किया जाता है, पंजाब हरियाणा यूपी में किया जाता है। मेजर रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे राइस हार्वेस्टिंग की जाती है और फिर उसके बाद उसी वक्त हमें गेहूँ की खेती भी करनी होती है। अब स्टेबल बर्निंग तो कर देता है बंदा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स आते हैं, हार्मफुल गैसेस आती हैं, जैसे कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, कार्सिनोजेनिक पॉलीसैकराइड एरोमेटिक, ये सब आते हैं। सोयल लेस फर्टाइल बन जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा ये क्या करती है, कुछ हीट पे जनरेट करती है जो सोइल में चली जाती है, जिसकी वजह से इरोजन होता है और यूजफुल माइक्रोबियल मॉइस्चर भी मर जाते हैं। अब क्या मेजर्स लिए गए हैं हम स्टेबल बर्निंग रोक सकें। सबसे पहले लीगल ले सकते हैं, इन्होंने बोला कोई भी अगर क्रॉप रेसिड्यू बर्न करेगा वो क्राइम होगा अंडर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पेनल कोड अंडर द एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981। एडमिनिस्ट्रेटिव किया नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू फ्री है। इसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को सेटअप किया गया सो दैट वो कोऑर्डिनेट कर सके और सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके दिल्ली एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज में। फाइनेंशियल क्या, सब्सिडी फॉर इन सिटू क्रॉप रेसिड्यू, किस तरह से आप अगर फार्मर को बोला जा रहा है कि आप अपने यहाँ खेत के अंदर रेसिड्यू को मैनेज कर सको और उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है और फार्मर को इंसेंटिव दी भी दे रहा है, वो कुछ और मेथड्स पे स्विच होते हैं। टेक्नोलॉजी मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है, लाइक रोटावेटर, बेलर, पेडिस्टार, चॉपर, ठीक है। प्रमोट किया जा रहा है अल्टरनेटिव स्टेबल जैसे कैटल फीड, बायोएथनॉल, मतलब कि उनको बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ में यूज़ करो अपने इनको जो आपका रेसिड्यू है, जैसे कैटल फीड मतलब खिला दो, जानवरों को खिला दो, बायोएथनॉल प्रोड्यूस करो, पैकिंग मटीरियल की यूज़ करो, ठीक है। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ में। सबसे पहले एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। अभी ये जो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी, इंडिया भी इसका प्रेसिडेंट है, उसको एक्सटेंड कर देगा अगले 1 साल के लिए। AIPD रीजनल इंटरगवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशियन पैसिफिक की, जो काम करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट में। इसका काम ये है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट को और वाइब्रेंट बनाना है थ्रू पॉलिसी एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको एस्टेब्लिश किया था 1977 में। जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन UNDP यूनेस्को इसके फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 26 कंट्रीज हैं जो इसके फुल मेंबर्स हैं और जिसको 43 ऑर्गेनाइजेशन और 53 एफिलिएट मेंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोएम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो अभी किया है, रिसेंटली किया है, RBI ने रिमूव कर दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम PCA फ्रेमवर्क। देखो PCA फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो शेड्यूल बैंक्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। जैसे हम रेपो रेट हो गया या फिर जो भी चीज़ें होंगी जो उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी RBI ने एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसको रिमूव कर दिया है कि अब उसको PCA फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करना नहीं। RBI ने क्या किया, PCA नॉर्म्स को इम्पोज किया ऑन द बैंक जून 2017 में, ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई नेट NP। अब देखो PCA फ्रेमवर्क क्या होता है, उस बैंक पे इम्पोज किया जाता है जब बैंक कुछ चीज़ें ब्रीच करता है, जैसे ऑन कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, नेट NP एंड रिटर्न हो सकती, ठीक है। मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें बैंक को मेंटेन करनी होती है, लेकिन अगर वो बैंक नहीं करता है तो उस बैंक के ऊपर PCA फ्रेमवर्क लग जाता है। तो CBI के पास पहले लगा था लेकिन अब उसने कर लिया, तो अब उसकी लिस्ट में से इस बैंक को हटा दिया, ठीक है। क्या वेरियस एक्शन लिए जाते हैं अगर किसी बैंक को PCA के अंदर आ गए, तो क्या एक्शन लिए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन लग जाती है ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट। रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि अब वो ब्रांच को एक्सपेंड नहीं कर सकता डोमेस्टिक भी और ना ही बाहर। इसके अलावा उनके रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च कर सकता है, टेक्नोलॉजी का ऑपरेट कर सकता है या नहीं। फाइन। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग, ये इंडिया में बैन है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हो रहा है, सपोज करो आप किसी में काम करो, लेट मीन आप TCS में काम कर रहे हो, आपको पता है कल TCS का शेयर 10 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको ही पता है, लेकिन अगर आपने ये बाहर बता दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उससे TCS को घाटा हो जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रखना और ट्रेडिंग करना, दीज आर नॉट सफिशिएंट टू प्रूव इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब ये आपने बोलते कि आपके पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ और आप ट्रेड कर रहे हो, ये इन दो चीज़ों पे हम ये बोलते कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग पे इन्वॉल्व थे या नहीं, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले एक रखना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एन इंटेंट बिहाइंड द ट्रांजेक्शन टू वाज टू गेन फ्रॉम द इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, अगर हम पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी से कुछ भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं व्हाइल इन पोजेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर इंक्लूड है फाइनेंशियल रिजर्व, डिविडेंड डिक्लेरेशन, बायबैक अनाउंसमेंट, एक्सपेंशन प्लान एंड मैनी मोर। नेक्स्ट है ग्रीन इवेंट टूल, ठीक है। अभी क्या है ग्रीन इवेंट टूल है क्या, अभी जो गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट UNFCCC सेक्रेटेरिएट और UNEP ने ऑनलाइन ग्रीन इवेंट टूल को अनवील किया सो दैट इको फ्रेंडली इवेंट्स को रखा जा सका। इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UP 2026 में, ग्लासगो स्कॉटलैंड 2021 में। पर्पस इसका ये कि हमें ऐसे काम करने सो दैट जो इवेंट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको रिड्यूस करना, इंक्लूडिंग द कार्बन फुटप्रिंट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज।
इसका काम यही है कि हमें क्या करना है, जो भी कार्बन कोई भी इवेंट है जो फुट कार्बन उसकी प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, रिकमेंडिंग यूज ऑफ हाई क्वालिटी कार्बन क्रेडिट्स टू कंपनसेट फॉर एनवायरमेंटल जीएचजी एमिशन। नेक्स्ट है इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट रिलीज की जिसमें बोला है कि इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग फूड पैकेट्स पे होनी चाहिए, ठीक है, लेबल होनी चाहिए विद द हेल्दी फूड सिस्टम हाइयर रेटिंग, ठीक है। जो जितना फूड हेल्दी है उसकी रेटिंग उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो INA सिस्टम है वो ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोफाइल जो भी पैकेज फूड्स है उसकी बताएगा, ठीक है। जैसे फूड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, फ्रेश या फ्रोजन फूड, वेजिटेबल फ्रेश या फ्रोजन मीट हो गया, उनको स्टार रेटिंग डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सैचुरल मिस्टीरियस रिंग्स एंड डिटेल। अभी कई न्यूज़ सजेस्ट किया है कि जो सैचुरन प्री एग्जिस्टिंग मून था सैचुरन का जिसका नाम प्रिस्ले था वो लेफ्ट हो गया, मतलब वहाँ से चला गया है विद इट्स ब्राइट रिंग एंड एक्सट्रीम टिल्ट। सैचुरन 6 प्लैनेट है फ्रॉम द सन और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है पर सोलर सिस्टम का। इसका जो टिल्ट है वो इतना है जैसे अपनी अर्थ का कितना है 23.5 है, ठीक है। 7 रिंग्स हैं इसमें और इसके अंदर वाटर आइस पार्टिकल्स हैं रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोन टू टेंस ऑफ मीटर। और प्लैनेट का जिसमें रिंग्स हैं वो है जुपिटर, कैप्टन एंड यूरेनस, ठीक है। अर्थ पे नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने पहली पिक्चर कैप्चर की है मार्स की। इसको लार्जेस्ट इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडियन स्पेस एजेंसी। ये हमारी यूनिवर्स की सभी हिस्ट्री के हर एक फेज को पढ़ेगा कि कब क्या हुआ था बिग बैंग थ्योरी के बाद, कैसे सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, किस तरह से सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ, ये सब हमें बताएगा। कुछ न्यूज़ कुछ प्लेसेस न्यूज़ हम जरा देख लेते हैं। इजिप्ट जिसकी कैपिटल है कायरो, इंडिया और इजिप्ट ने MOU साइन किया जिसके अंदर बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बनाएंगे। इजिप्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में है। लैंड बॉर्डर आप देख सकते हो कि वेस्ट में लीबिया है, गाजा इसराइल में नॉर्थ ईस्ट में फलाना, ठीक है। जोग्राफिकल फीचर नील रिवर इसकी लॉन्गेस्ट रिवर है। सुएज कैनाल जो कि एक आर्टिफिशियल वाटर वे है कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन थ्रू द गल्फ ऑफ सिल्क, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे 18 to 21 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।